हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आपका एटम्स के हमारे लेक्चर नंबर जितना भी है आपका लिए लेक्चर नंबर जितना आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आराम से। बिल्कुल 4 नंबर का चैप्टर है। 3 से 4 नंबर सीधे सीधे आपकी झोली पे आ जाते हैं। इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत जिसको कहेंगे बहुत हलवा है। ठीक है, और कितने नंबर का आएगा? गुणा 4 नंबर। एवरेज है, 3 से 4 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है, सीधे हम आपकी झोली पे डाल देंगे। सारी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, पूरा का पूरा डेटा है। आप चाहे तो इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन इससे अभी तक नहीं पूछा गया है, तो हम इसमें ज्यादा कोशिश भी नहीं करेंगे कि हम केस बेस्ड क्वेश्चन करें। हम सीधे इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं उसे स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई 2025 के क्वेश्चन नंबर 1 से। प्लीज वेलकम, आप सभी का है हैंड आउट की हमारी सीरीज में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको बहुत प्यार से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इंसिडेंट ऑन अ जिंक सरफेस। The lines which can emit photoelectrons from the surface are members of Balmer series, Paschen series, Lyman series, neither Balmer nor Paschen nor Lyman series। ठीक, फॉर एन एग्जांपल अगर हिंदी में पढ़ना चाहें आप, जैसे हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित रेखा किसी जिंक पृष्ठ पर आपतन करती है, वो रेखा है जो इस पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, निम्नलिखित में किसकी सदस्य है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। आपका डुअल नेचर और एटम्स को कंबाइन करके बना दिया है इसको। ठीक है, पूछना क्या जा रहा है, देखिए आपको देखो सीरीज पता है, आपको पता है 1 2 3 आपकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज बनती है, N1 2 3 लाइमन बामर। ठीक है, पास्चन जो भी आप बनाते हैं जैसे आपने याद किया हुआ। लेकिन उसमें एक और चीज आती है कि उसमें हम किसकी बात करते हैं? स्पेक्ट्रम के साथ साथ किसकी बात करते हैं? एमिशन लाइंस के साथ साथ जो रेडिएशन होता है उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, तो इसने बोला था स्पेक्ट्रल एमिशन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इंसिडेंट ऑन अ जिंक सरफेस। जो एमिशन लाइन है किस पे? जिंक सरफेस पे गिरा। तो डुअल नेचर ऑफ मेटल एंड रेडिएशन में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी मेटल के सरफेस में अगर क्या होता है, फोटोन या लाइट क्या करती है? टप्पा खाती है, या आप बोल सकते हो इरेडिएट होती है, तो क्या होता है? उससे एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। बट सेंस यहाँ पे है कि उसका नेचर क्या होता है? क्या मेरे प्यारे बच्चों, उसका नेचर क्या होता है? तो आप लोगों को नेचर पता होना चाहिए। हमने ये चीज देखी थी, मोस्ट ऑफ दी मेटल क्या करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज में, याद है? ये चीज मैंने स्पेशली बताई थी, अल्ट्रा वायलेट एक मेंशन किया था वहां पे। ठीक है, ओके। तो चलिए, तो हमारे पास अगर आपका तरीका जो भी है याद करने का, अगर आप चाहो तो मेरे इस तरीके से याद कर सकते हो। किस चीज को याद कर सकते हो? स्पेक्ट्रम सीरीज को। तो मैं कैसे याद करवाता हूँ, जैसे हमने लिख लिया, जैसे मैंने लिख दूंगा लो। जैसे आप बोल दो, सबसे पहला होता है अपने पास लाइमन, फिर दूसरा आपके पास होता है बामर या बाल्मर, जो आप पढ़ो। ठीक है, लाइमन बामर। ठीक है, फिर उसके बाद पाश्चन, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद कितना आता है? ठीक है, लाइमन बामर पाश्चन पाश्चन फिर ब्रैकेट। पी फॉर क्या होता है? फिर पुफन होता है। हाँ, ठीक है, पुफन। और उसके बाद अपने पास लास्ट में क्या आता है? हम्फ्री आता है। ठीक है, आप बोलोगे सर आपको ही याद नहीं है, तो मेरे को जरूरत भी क्या है? मैंने कौन सा एग्जाम देना है बेटा इसका, है ना? तो ये आपके पास सीरीज है बेटा। ठीक है, ये आपके पास सीरीज है। ओके, कैसे याद रखना है? मैंने आपको बोला है कि आप क्या करो, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई, सब इसको याद रख सकते हो। सीरीज आपको पता है क्या होनी चाहिए? आपको पता है कि लाइमन के लिए क्या आना चाहिए? फर्स्ट में आना चाहिए, बामर के लिए सेकंड में आना चाहिए, कहीं से भी कूद के आए थर्ड में फोर्थ में, ये चीजें आपको पता है। ठीक है, इतना तो देखो सीरीज जो लिखी हुई है उसी से याद कर लो। नहीं तो मैं क्यों ऐसे बता रहा हूँ लो ब्लड प्रेशर हाई, क्या जरूरत है? कहीं को भी रैंडमली याद करवा देता आपको। तो ये सीरीज याद रखना, 1 2 3 करके याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो रेडिएशन आता है, तो सबसे पहले हमारे पास लाइमन से क्या आता है? यूवी रेज। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? यूवी रेज। बामर से क्या आता है आपका? विजिबल लाइट। कैसा? विजिबल। ठीक है, उसके बाद सबसे क्या आता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या पता कैसा क्वेश्चन पूछते? इंफ्रारेड का यूज कहाँ किया जाता है? सीधे उसका यूज दे दे और बोल दे ऐसा कोई मेटल दे दे जो इंफ्रारेड से होता है, लेकिन ऐसा करेगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, तो हमारे पास पहले वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? यूवी रेज से ही हमारा क्या हो सकता है? एमिशन हो सकता है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम इससे बना सकते हैं, जिससे हमारा एमिशन पॉसिबल है, जिससे हमारा एमिशन पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है तो आप उस चीज को याद कर लीजिए। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया। तो पहला कौन सा हो जाएगा अपने पास? लाइमन श्रेणी।
या आप इसको बोल सकते हैं नींबू, लाइम। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 4 नंबर है आपकी झोली में गिराने की कोशिश करूंगा पूरा का पूरा। जैसे द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड अ मूविंग प्रोटॉन। ठीक है, क्या बोला है, द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड अ मूविंग प्रोटॉन हैव द सेम वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है उनकी, समान है। किसके, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की घूम रहे हैं। इट इंप्लाइज दैट दे हैव सेम। तो अगर मैं वेवलेंथ देखूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर वेवलेंथ मेरी समान है तो क्या चीज मेरे पास समान होने की संभावना हो सकती है। अगर किसी भी चीज की वेवलेंथ समान है, वेवलेंथ समान है तो हम जानते हैं बेटा वेवलेंथ का जो डायरेक्ट रिलेशन है और जो अदर थिंग होगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मेरे पास है क्या, एनर्जी है वो hc/लैम्डा है। लाइट की स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर उसने बोला क्या उनका लैम्डा सेम है तो उनकी एनर्जी सेम है। एनर्जी कैसे सेम हो जाएगी भाई, मास में तो डिफरेंट आ जाता है ना। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, एक रिलेशन आप जानते हैं। क्या जानते हैं आप, एक रिलेशन आप जानते हैं मोमेंटम का कि P इज इक्वल टू h/लैम्डा। कहाँ से आया पता नहीं। जब लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैम्डा ऑफ प्रोटॉन जब इक्वल है तो इसका मतलब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। हमें कोई दिक्कत लेनी नहीं है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने बोला इसमें अभी तो आपको नहीं जानना, पहले आप जानने की कोशिश कर भी सकते थे लेकिन अभी तो नहीं जाना। P इज इक्वल टू h/लैम्डा और E इज इक्वल टू hc/लैम्डा या h म्यू हो जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले रटे होने चाहिए, कंठास्थ होने चाहिए, जैसा अपना नाम याद है, तभी एग्जाम में नंबर आता है। तो क्या होगा, हमारा मोमेंटम इक्वल हो जाएगा और अदर थिंग एंगुलर मोमेंटम MBR नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट। चलो किस पे था, ग्राउंड में बिल्कुल जमी दोस्त था। एब्जॉर्ब या फोटोन, फोटोन को खाता है। एक्साइड और विच एक्साइड इट टू n इक्वल टू 5 लेवल, जो इसको एक फोटोन खाने की वजह से इसकी एनर्जी 5 के आसमान पे होती है। द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। चलिए क्या करेंगे इसमें, देखो क्या दिया है, हिंदी में बात करें, हाइड्रोजन परमाणु अपनी आरंभिक निम्नतम अवस्था में किसी फोटोन अवशोषित करता है, किसी फोटोन को अवशोषित करता है, चबा डालता है तो उसे n=5 स्तर तक उत्तेजित कर देता है। इसके फोटोन की तरंगदैर्घ्य है। चलिए बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम की बात है, इसने बोला तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा है, तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा पूछा, इसने तरंगदैर्घ्य पूछा, फोटोन की तरंगदैर्घ्य है। चलो तरंगदैर्घ्य की बात है, लेकिन हम जानते हैं जब n की बात होती है, जब सीरीज की बात होती है तो हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू 1/n इनिशियल लिख लो या n फाइनल माइनस n इनिशियल लिख लो। ठीक है, नेगेटिव साइन हमें जरूरत है नहीं, अभी हमें नेगेटिव साइन की जरूरत है नहीं। क्यों, वैसे भी बेसिकली जब भी क्या होता है हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, लोअर स्टेट में क्या होती है, ज्यादा एनर्जी होती है, उससे अगर हायर स्टेट में जाएगा तो एनर्जी का डिक्रीज होती है एनर्जी। छोड़ो, अभी हमें वेवलेंथ निकालना है तो वहां पे नेगेटिव की जरूरत हमें पड़ती भी नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इनिशियल, और इसमें अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल लिखता हूँ तो नेगेटिव आता है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखता हूँ तो बेटा मेरा नेगेटिव आता है, इसलिए मैं लिखूंगा ही नहीं, कंफ्यूज करना ही नहीं है फाइनल। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है E बराबर कितना होता है, hc/लैम्डा होता है। ये हो गया 13.6 इंटू इनिशियली कहाँ पे था, ग्राउंड स्टेट में 1/n माइनस 1 होगा, कहाँ चले गया वो, स्क्वायर होते हैं बेटा, 5 के स्क्वायर पे चले गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 1 माइनस 1/25। चलो बढ़िया, तो 13.6 गुणा कितना हो जाएगा 24/25। बहुत बढ़िया, इक्वल टू hc/लैम्डा निकालना हमें, लैम्डा है तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका लैम्डा बराबर, उल्टा उल्टा कर दो, इसका भी उल्टा कर दो, hc डिवाइड में उधर जाके प्लस में हो जाए, ऊपर चल जाएगा hc डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 24 गुणा 25। इसके बाद सोल्यूशन निकालना आपका काम कि मेरा काम, आप जानते हैं इससे आगे मेरे को गणित आती नहीं है बेटा, इससे आगे मेरे को गणित आती नहीं है। h की वैल्यू मैं बता सकता हूँ, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 होती है। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 होती है, और वेयर c की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, और सारी की सारी चीजें आपके पास है। तो लगभग जो बेटा इसका आंसर आएगा 95 नैनोमीटर आएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें बता दूं, जो 13.6 होता है मेरे पास प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में न रख के इसको लिखेंगे 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 वोल्ट, क्योंकि हम इसको एनर्जी को वोल्ट में लेंगे। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ऐसा क्यों किया सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा यूनिट हमारी होती नहीं है, हम मिलीमीटर या नैनोमीटर में क्या करेंगे, वेवलेंथ को निकालेंगे, वैसे भी वहां नैनोमीटर में दे रखा था हमने। ठीक है,
तो चलिए ये सोल्यूशन मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं आगे। तो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन कितना है, 95 नैनोमीटर है। सोल्यूशन कराऊं ना कराऊं इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, सीबीएसई 2024 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। करिए इसको एक बार पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए। चलिए साइड हो जाता हूँ, लो पढ़िए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी सोच के परे क्वेश्चन है। जो आधा अधूरा पढ़ के जाता है ना, वो ऐसे क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं ला पाता है। जैसे इसने बोला, पढ़ लिया होगा, पॉज करके पढ़ा करो, बीच में मैं बोलता रहता हूँ। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स द राइज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन। फर्स्ट का तो तुम्हें पता है, तुम्हें ये पता है कि क्या होता है कि आपका लो ब्लड प्रेशर हाई तो बन जाता है, लेकिन वहां पे भी अभी आपकी कहानी गड़बड़ा जाती है। क्या गड़बड़ा जाती है? इसने बोला बामर सीरीज लो ब्लड प्रेशर n = 2 पे आता है जब, ठीक है, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज करस्पॉन्ड टू, कब? जब वो जब बामर में आएगा, लेकिन कहां से? अगर वो कहीं से भी आता है तो हमें पता है बामर श्रेणी बनती है, लेकिन इसने बोला है सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज। क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम बामर श्रेणी की दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है। दूसरी की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किसकी? दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा की बात कर रहा है। ध्यान से देखिए, तो पहली बनती है बेटा, देखो बामर तो अपने पास n = 2 पे आना चाहिए, तो फाइनली तो बेटा हमारे पास कितना आना चाहिए? जो फाइनल तो हमारा फिक्स है n = 2 पे आना चाहिए। इनिशियल कहाँ होना चाहिए? इनिशियल अपना अनंत से होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या n अगर मेरा इनिशियली वो 3 पे था तो फर्स्ट क्या कौन सी बनती है? फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। और n = इनिशियली कहां पे था? अगर 4 पे होगा तो क्या बनता है आपका? सेकंड। कैसी बनेगी? सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। और ऐसा ही चलते रहेगा, इनफाइनाइट पे चलेगा तो उसको लिमिट स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। उतना नहीं पूछता आपके एग्जाम में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क करूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। मतलब सब याद तो कर लेते हैं कि फाइनल से आया, एनर्जी कैलकुलेट कर ली, लेकिन इतना डेप्थ नहीं जाते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी करेक्ट। कितना? जब वो n इनिशियल 4 से n = 2 पर आए। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सीबीएसई 2024 पढ़ लीजिए। इस बार तो बहुत इजी सा लग रहा है मेरे को। क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम n = 2 टू n = 1 लेवल। बस बात खत्म। n = 2 इनिशियली, n = 1 पे आ गया। द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ए पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन तो अच्छा है। क्या बोला? इसका परिक्रमण काल, इसके परिक्रमण काल में क्या फर्क पड़ेगा? क्या बोला इसने? n = 2 से n = 1 पे आता है। तो हम जानते हैं जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है वो क्या होता है? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ठीक है। तो अगर वो 2 में था तो उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना था? 2 दूनी 4 दूनी 8। अब अगर वो जब वो 1 में आ गया तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? n का क्यूब ना, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1। कमी कितने की आई? कमी कितने की आई? आप बोलोगे सर 7 की। कितने की आई? 7 की। पहले कितनी थी सर? आप क्या बोलोगे? पहले उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितने के लगभग बराबर था? 8 के लगभग परपेंडिकुलर था। अब परसेंटेज निकालनी है, अब 1 हो गया, लेकिन कमी कितनी आई? गुणा 100। परसेंटेज निकाल सकते हो। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा? डिक्रीज। कमी का मतलब अगर आप सोल्यूशन कहीं पे देखें या हैंडआउट में देखें, अगर कहीं पे भी नेगेटिव लगाओ, नेगेटिव का मतलब हुआ डिक्रीज हुआ। तो आप डिक्रीज लिखोगे या नेगेटिव लगाओगे? नेगेटिव लगा दोगे तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने डिक्रीज को दिखाया है, या तो डिक्रीज लिख दोगे। तो लगभग 7/8 कितना होता है? 87.5% के आसपास होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 सीबीएसई 2024 की। इन बोहर मॉडल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, बहुत बढ़िया। द इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम, किसकी बात कर रहा है? एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम को कैसे दिखाते हैं? MVR of electron when it is excited from n = 3 to n = 1 to n = 3 ऑर्बिट। तो क्या बोला? क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप। किसी हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में जब किसी इलेक्ट्रॉन को n = 1 से n = 3 कक्षा तक उत्तेजित किया जाता है, इसके कोणीय संवेग में होने वाली वृद्धि बताइए, इसके एंगुलर मोमेंटम में होने वाली वृद्धि बताइए। तो क्या बताया था उसने? बोला था बोहर भाई साहब ने, ये NH/2π पे डिपेंड करता है। n क्या है आपका? ऑर्बिट है, यही तो बोला था। तो अब जानो, मेरे को एक चीज बताओ, एंगुलर मोमेंटम ये पहला, जब वो 1 पे था
तो जब वो 1 पे था तो MVR जब वो 1 पे था तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। या आप सीधे बता दो, वृद्धि बता दो फाइनल में, और फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, आपकी वृद्धि हो जाएगी। क्या कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, आपकी वृद्धि हो ही जाएगी, ठीक है। तो पहले हम क्या कर देंगे, MVR जितना उसका 3 पे होगा माइनस MVR जितना उसका 1 पे होगा। n की जगह रखना है, ये सिंपल सा लॉजिक है। MVR 3 रखो तो 3h/2 पाई, 1 रखो तो कितना हो जाएगा h/2 पाई। तो 3h/2 पाई में से अगर 1 h/2 पाई गया तो बच गया कितना, 2h/2 पाई बच गया। 2 से 2 उड़ा, h/पाई अपना आंसर हो गया। चल कौन सा गलत आंसर कह रहा है, h/पाई अपना आंसर हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत परेशानी, बहुत अच्छा था ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी में आप देख लीजिए, h/पाई इसका आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, डिस्टेंस टू द क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करें। एक ही टॉपिक है जो इसमें से थोड़ा सा टफ माना जाता है ना, जैसे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला थोड़ा सा टफ माना जाता है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, इसमें भी यही वाला, क्योंकि और पूरी की पूरी थ्योरी होती है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में एक ही पार्ट है जहाँ पे कंसेप्चुअल की बात करता है, किसकी, डिस्टेंस टू द क्लोजेस्ट अप्रोच की। और तो पूरी कहानी है, पार्टिकल गए सारे के सारे मुड़ गए, 100 में से 1 ही वापस आ पा रहा है, 2 ही वापस, पूरी कहानी है ना। डिस्टेंस टू द क्लोजेस्ट अप्रोच एक अपनी थ्योरेटिकल बात थी जो अच्छी बात है, ठीक है। क्या बोलता है, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल डी मूव्स विद द स्पीड v टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। क्या करता है, सिंपल सी बात है, विद स्पीड v से न्यूक्लियस की तरफ जाता है। तो क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच इज d, ठीक। डिस्टेंस टू द क्लोज अप्रोच क्या होता है, यानी न्यूक्लियस के कितने पार जाने से पहले ही वो रिपेल हो गया, बाहर निकल गया, तो अपना एक डिस्टेंस टू द क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाता है ना। क्योंकि वह अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल को बोलता है रुको, लेकिन वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। अगर स्पीड उसकी ज्यादा है तो वो थोड़ा पास आ जाएगा, एकदम तो टकरा कोई नहीं पाता है, लेकिन अगर कोई हल्की स्पीड से आ रहा है तो वो दूर से ही निकल जाता है ना, ठीक है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम कुछ गड़बड़ करते हैं, जब आएगा क्वेश्चन तो देख लेंगे, ठीक है। हायर एनर्जी सच दैट अ न्यू डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच इज d/2। अब किसी को क्या किया, अपने अनदर पार्टिकल को क्या किया, किसी हाईएस्ट स्पीड से अपने फेंका, तो क्या हो गया, डिस्टेंस टू द क्लोजर अप्रोच क्या हो गया, d/2 हो गया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इन दिस केस। अब क्या होगा, स्पीड ऑफ, नए केस में क्या होगा, स्पीड कितनी होगी प्रोजेक्शन की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², मास उसका चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। हाफ mv² से वो चल रहा है। मेरे को एक चीज बताओ, स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन आता है। बेसिकली जो रिलेशन आता है, पहले हिंदी में एक बार देखेंगे हम। एक अल्फा कण उपगमन की समीपस्थ दूरी d से वो एक नाभिक की ओर v गति से गति करता है, पूरी कहानी वही है। यहाँ पे कर लेते हैं सोल्यूशन, ठीक है। ये रहा आपका सोल्यूशन। तो आपका जो आप जानते हैं v और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो हम जानते हैं जो v² होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है d के, 1/d। पहले तो बेचारा v² से चल रहा था तो d पे ही जा रहा था। अब वो जब नहीं पे चल रहा है, v न्यू का स्क्वायर क्या उतना हो जाएगा, 1/d/2, d/2 यानी 2d। और इसको मैं v जो न्यू का स्क्वायर है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 × 1/d, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो v न्यू का स्क्वायर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी लिख सकता हूँ, 1/d बोले तो 2v² लिख सकता हूँ। अगर मेरे को दोनों तरफ मैं अंडर रूट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, vn तो मेरा हट जाएगा, और मैं क्या लिख सकता हूँ, √2v। तो नया क्या हो जाएगा, पहले वाले के √2 गुना हो जाएगा। बताइए कोई डाउट, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को फोड़ फोड़ के आना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमको ये फॉर्मूला याद नहीं है, नहीं पता, हमको सही से बताओ फॉर्मूला। बेटा तो क्या लेके जाओगे फिर एग्जाम में, जब फॉर्मूला याद करके नहीं जाओगे तो लेके क्या जाओगे एग्जाम में, पेन, कुछ याद ही तो करके जाओगे। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देख लो ना, इतना छोटा सा कंसेप्ट है। होता है कितनी बच्चों के मन में सवाल की यार सर पूरा बताओ फॉर्मूला, प्रोपोर्शनल वाला हमें याद नहीं रहता, तो फिर जाओगे क्या लेके आप। ओम साई राम, है ना, ऐसे ही लिख के आना बस। कितने बच्चे पूछते थे वैसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। पहले कि यार सर ये प्रोपोर्शनल वाला मत कराओ, क्या पता आप लोग नहीं हो, आप लोग जानते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, सीबीएसई 2023 की। द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इन अ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए बताओ मैं कहाँ इस्तेमाल करूंगा इसमें, इसने प्रोपोर्शनल ही पूछ दिया तो मैं फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल करूंगा इसमें।
द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है और जो आपका टाइम पीरियड होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें पता है जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के, और जो टाइम पीरियड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के क्यूब के, है ना। तो ये दोनों याद रखो। एक और मैंने पढ़ लिया कि v इज प्रोपोर्शनल होता है, v स्क्वायर इस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/d के, इससे ज्यादा प्रोपोर्शनलिटी इसमें नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस वाला, ठीक। चलो 9th की बात करते हैं, क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बताओ कुछ है इसमें। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैंने पता है कभी क्लास में आपको बताया होगा, कोई शॉर्ट ट्रिक बताई होगी, लेकिन ये जो फॉर्मूला है हमेशा हर जगह इस्तेमाल होते हैं। क्या बोला इसने, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी जब उसकी द्वितीय उत्तेजित अवस्था में, किसकी बात कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी द्वितीय उत्तेजित अवस्था में। तो मेरे को एक चीज बताओ, द्वितीय उत्तेजित अवस्था कब होती है, कब होती है द्वितीय उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। एक होता है ग्राउंड स्टेट, अगर वो ग्राउंड स्टेट से किसी अलग स्टेट में जाता है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी n इज इक्वल टू 2 पे अगर हाइड्रोजन आइटम के लिए बात करें तो फर्स्ट एक्साइटेड अब अपनी स्टेट को छोड़ के आया, इसका मतलब वो एक्साइटेड है। जब तक वो ग्राउंड में तब वो नेचुरल है, न्यूट्रल है, कुछ नहीं कर रहा, घर के अंदर बैठा हुआ है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3, तब ये होगा कौन सा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। देन एनर्जी की बात करेंगे -13.6 डिवाइडेड बाय 3 3 9 यानी n का स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे फॉर्मूला, नहीं तो बाद में बोलेंगे, डिवाइडेड बाय 9, जो भी सॉल्व करके आएगा आ ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। 1.51 करीबन कुछ आएगा, है ना, 13 कम 13 13 5 45 1.51 आएगा। चलिए -1.51 लिख देते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, जो टोटल एनर्जी की क्या होती है, दुगनी होती है पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला याद करो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी। कितना हो जाएगा -1.51 टाइम्स 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.02 -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आता है ना, ठीक है। तो 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ था क्या, एक एक नंबर ऐसे झटके में आ रहे हैं कि हालत खराब हो जा रही है ना। बताइए, चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 10वां पूछ रहा है, एक बार पॉज करके आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। आप पॉज किया, पढ़ा, पॉज किया, पढ़ा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द डायग्राम शोज द 4 एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन इन विच द एमिटेड फोटोन विल बी हैव हाईएस्ट एनर्जी। ऐसी बताओ जहां पे एमिटेड फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा उच्च हो, सबसे ज्यादा उच्च हो। आंसर क्या है आपका, आंसर आपने लगा दिया होगा। चलो अब बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों वालों ने कर लिया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे, इसने बोला, अब देखिए इसमें क्या है, n = 3 से n = 4 पे आ रहा है। एक तो एक कहां से आ रहा है, दूसरा वाला क्या आ रहा है, n = 3 से, ये पहला वाला क्या आ रहा है, n = 3 से n = 1 पे आ रहा है। ये क्या आ रहा है, n = 3 से n = 2 पे आ रहा है। और ये क्या आ रहा है, n = 2 से n = 1 पे आ रहा है। तो हम जानते हैं, फॉर्मूला आप लगा सकते हो, फॉर्मूला आपको पता है, या तो आप कैलकुलेट करो, E = क्या करो, वो पूरी कहानी बनाओ, है ना। 13.61/n1² - n2², आपकी मर्जी है, आप करो। मैं तो डायरेक्ट बताता हूँ आपको, कैलकुलेट कर सकते हो आपके सामने। यहाँ पे देखिए कितना है, n = 2 से n = 1 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, n = 2 से n = 3 से n = 1। कहाँ पे, n = 3 to n = 1 पे आया, है ना। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस यहीं पे क्रिएट होता है एनर्जी का, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, यहीं पे करता है। एनर्जी गेन करता है ना, पूरे के पूरे लोअर स्टेट में क्या करता है, एनर्जी को गेन करता है। तो कौन सा वाला, फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा। और आप फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं, ई वाला, तो आपको दिख जाएगा ये कौन से वाले में एनर्जी को ज्यादा गेन हो रहा है। फॉर्मूला लगाओ, एनर्जी = क्या करो, 1/3 यानी 9 - 1 यानी 8/9, ठीक है। एक बार n = 4 से 1/3 में 1/16 - 1/9, ऐसा करके देखो, आपको पता चल जाएगा किसमें एनर्जी है ना। 13.6 से सबने मल्टीप्लाई होना है, केवल और केवल डिफरेंस ही देख लो। 13.6 से मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा अगर वो छोटा है
तो 13.6 से मल्टीप्लाई करके छोटा देगा, अगर डिफरेंस है बड़ा है तो 13.6 से मल्टीप्लाई करके ज्यादा देगा। एक सिंपल सी कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, खत्म। चलिए एमसीक्यू अपने फिनिश हो गए हैं। रीजन और सेशन की बात करें, और मैं चैप्टर को बता दूं कि रीजन और सेशन प्रोन है, पूछे जाते हैं यहाँ से रीजन और सेशन। सबसे अच्छा क्या होता है रीजन और सेशन में, क्वेश्चन आंसर आपके पास दोनों है। आपको पता होना चाहिए कि आपको लग रहा है एक्चुअली, जैसे इंग्लिश में नहीं करते हम इट इज यू, इट यू ऐसे करके बोलते हैं यार, ये थोड़ा सा जवान में लड़खड़ा रहा है। तो ऐसे आंसर को भी देखते हैं कितने बच्चे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 सीबीएसई 2025 का लेटेस्ट एडिशन, जैसे आईफोन आया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बात कर रहा है, द बार्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड। क्या बोल रहा है, द बार्मर सीरीज, लो ब्लड बी फॉर बार्मर, n is equals to 2 when electron jumps from higher energy state to ground state। ऐसा ये बात सही है, ग्राउंड स्टेट पे आता है। अब आप पे छोड़ता हूं, छोड़ दे इस क्वेश्चन, बताओ। ग्राउंड स्टेट बोले तो n is equals to बिल्कुल ही 1 पे आ गए तुम, खत्म हो गए। एक्साइटेड स्टेट की नहीं, n is equals to 1 पे आ गए, फर्स्ट ऑर्बिट पे आ गए तुम, बताओ। फर्स्ट ऑर्बिट पे आ गए ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट पे आ गए तो लाइमन सीरीज बन गई। तो इसका मतलब इसने असर्शन झूठ बोला? हाँ जी बोला। इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन जंप्स बिटवीन टू सक्सेसफुली। देखो रीजन सही भी नहीं है, स्टेटमेंट भी सही नहीं है, और असर्शन का भी नहीं है। ऐसा नहीं होता भाई। अभी हमने देखा जब हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, ये n = 3 से n = फर्स्ट पे 1 पे पहुंच रहा है। ऐसा नहीं होता, वो किसी भी ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में कूद सकता है, उसको आजादी है। तो अपने पास जो सोल्यूशन होगा, हम जानते हैं कि सोल्यूशन क्या है। अपने पास जो आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शन और रीजन बोथ आर रॉन्ग। क्या लिखेंगे, असर्शन बोले तो ए एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट। रीजन बोथ आर रॉन्ग, ठीक है, बोथ आर रॉन्ग। रीजन और असर्शन हमारे बेटा दोनों ही गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स होते हैं, ठीक है। अब गलत ही है तो क्या, एक अब जब वो रीजन ही फॉल्स है तो क्या आंसर में लिखा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं, जब खुद ही गलत, स्टेटमेंट ही गलत है। वो एक्सप्लेनेशन तो तब होगा ना किसी का, जब वो खुद में सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सीबीएसई 2024 का। इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स ऑर्बिट रेडियस rn। बताओ, अभी अभी इसकी ही बात कर रहे थे, सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं ना बेटा। इससे क्या बोला इसने, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इट्स रेडियस ऑर्बिट rn। क्या बात करते हैं, r is directly proportional to n square, t is directly proportional to n। तो r is directly proportional जब n स्क्वायर हो रहा है हमारे पास, तो मैं अगर n की बात करूं तो n is directly proportional to रूट r हो जाएगा, है ना। दोनों साइड क्या करो, रूट ले लो, तो बात सही है, सेशन तो सही है। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जंप नियरेस्ट ऑर्बिट, फिर गलत। चल, तो इस बार अपना सोल्यूशन सी आता है इसमें। असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। Assertion is true but reason is false। क्या आएगा, assertion is true but reason is false, ऑप्शन नंबर सी होता है इसका, ठीक है। और क्यों रीजन था, जब हम जानते थे कि जो n स्क्वायर होता है, जो r होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के, और जो t होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n क्यूब। ठीक है, खत्म करें। तो यही अपने इसके एमसीक्यू थे, और जितने प्रोन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, हमने सारे कर लिए, सारे मैंने वो रखे। अब हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से आगे अपने पास वेरी शॉर्ट बोले तो 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। VSA बोले तो गुणा 2 नंबर का आता है, ठीक है। चलिए सीबीएसई 2024 का एक बार पॉज करिए, पढ़िए, स्टार्ट करें, लेट्स गो, ठीक है। और अगर आप इससे पढ़ना चाहते हैं तो सही है, हैंडआउट से पढ़ना चाहते हैं तो सही है, इसमें भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इस पीडीएफ, ठीक है। क्या बोल रहा है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। इससे बोल सकते हो भाई हमको पता है तो आगे बताओ, इतना तो सबको पता होता है। इन बोहर मॉडल an electron make a transition from an energy level of 1.5 electron volt to that of 3.4 electron volt। calculate the wavelength of स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड। लैम्डा निकालना है, सबसे पहले दिमाग में क्या होना चाहिए, E = SC/λ होता है, हम जानते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे को बताओ, इज इक्वल टू जब एच सी बाई लैम्डा मेरे पास होता है तो ई का मैं फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ इसमें, या मैं लिख सकता हूँ E5 माइनस E1, एनर्जी दे रखी है, एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला तभी तो होता है, वैसे एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वही तो होता है -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। अभी एन बढ़ते जा रहा है तो वो एन स्क्वायर लगाना ही नहीं है, इस बार डायरेक्ट एनर्जी दे रही है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, लो अपने पास हो गया, ठीक है। एस सी बाई लैम्डा, लैम्डा आपको निकालना है, एस सी बाई, सेम क्वेश्चन किया अभी एमसीक्यू में, तो लैम्डा अपने पास कितना हो जाएगा 6580 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब भी सेम क्वेश्चन के आगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है किस पे, सीबीएसई 2024 में, पॉज करिए पढ़िए, ठीक है। चलिए, the in Bohr model of hydrogen atom find the ratio period of revolution of electron in n is equals to 2 to that of n is equals to 1। अब भी कराया था मैंने, जिसमें -87 या 87.5% आंसर आया था, वही था। क्या बोला, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन की कक्षा n is equals to 2 से n is equals to 1 तक परिमाण कालों का अनुपात निकालिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए लिखा हुआ है क्या, T is equals to 2 pi r n divided by V, हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल n दिया है तो n प्रोन देखिए, r is directly proportional to R is directly proportional to n square और T is directly proportional to n cube। अनुपात निकालना है, कौन कौन से, T2 कितना है, आपके बात कर रहे हैं 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 1, 8:1, यही था वहां। कमी कितनी आई आप देख सकते हो, 7 की कमी आ रही है, तो 7/8 गुणा 100 का परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो, तो दोनों सेम क्वेश्चन है ना। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिए, 2 बार पूछा गया, इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस की उम्मीद है। तो इसे ऐसे जैसे एक ही टाइप के क्वेश्चन अगर आपको 2-3 बार दिख जाए तो डबल स्टार मार्क करो। तो ये प्रोन है सीबीएसई के लिए कि ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, क्योंकि देखो कोर्स की बात करें तो बड़ा वाइड सिलेबस है। अगर मैं टॉपिक बनाने पे आऊं तो मैं इतने टॉपिक बना दूं कि वो 10 साल में भी रिपीट नहीं होगा कोई क्वेश्चन, इस तरीके से, इस तरीके का सवाल है ना, 10-12 साल में भी रिपीट नहीं होगा, इतने सारे टॉपिक और सभी पढ़ते हैं। वो तो कुछ मार्क कर लिए गए हैं इंपॉर्टेंट कि चलो इनसे आएंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और जितने भी अपने पास टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर ले हम, कैसिजेरियन टेलीस्कोप की बात करें, लेंस मेकर फॉर्मूला बात करें, वहां से हम गॉस लॉ बात कर ले, तो ये बना दिए गए हैं, बना दिए गए हैं ये। अब चाहे तो वो कहीं से भी पूछ सकता है भैया, उसकी मर्जी है। ऐसा कोई भी ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि सर ऐसा कोई भी टॉपिक है जो एग्जाम में नहीं दिखाओ, मैं ऐसे 10 बता दूंगा टॉपिक कि ये क्वेश्चन तो भी पूछता ही नहीं है, खाली हम पढ़ते हैं, बस देखने के लिए जाते हैं, देख के आ जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक है बेटा ऐसे, है ना, तो चाहे तो कुछ भी डाल सकता है। तो इसीलिए मार्क करो हमेशा, जो जो इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन उसने पूछे दिए तो आप करो इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसको तो मैं स्टार मार्क कर ही लेता हूँ, मैंने बहुत बार देखा है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया। क्या क्या डायरेक्ट पूछा है, कहाँ, यहाँ आपके एग्जाम में डायरेक्ट डाला गया क्वेश्चन एज इट इज। सैंपल क्वेश्चन पेपर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है कि उसको देख के ये एनालिसिस मत कर लेना कि एग्जाम में भी ऐसे ही पूछते, नहीं, थोड़ा टफ पूछते हैं सैंपल क्वेश्चन। एग्जैक्ट बात है, थोड़ा सा टफ पूछते हैं, पता नहीं कहाँ से बनाते हैं, वो एनसीईआरटी से डालते हैं, पता नहीं कहाँ से डालते हैं। क्वेश्चन इज टफ, बट उनमें से कोई एक क्वेश्चन जो अच्छे लेवल का होता है, थोड़ा इजी लेवल का होता है, वो डायरेक्ट आता है एग्जाम में। वो चाहे 2023-24 का उठा के क्वेश्चन डाल दे, चाहे 22, मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का होता है। तो 3 साल के पढ़ने अपने को, 23-24-25 के सैंपल क्वेश्चन पेपर पढ़ो, बात खत्म अपनी। 3 ही पेपर तो लगाने, एक रात का काम है। चलिए ज्ञान की बातें थोड़ा सा कम, अब हम बात करते हैं टॉपिक पे। तो वेवलेंथ लैम्डा, अच्छा वेवलेंथ लैम्डा होती है, वाह, of a photon and a de Broglie wavelength of an electron of mass m has the same value। क्या बोला, the wavelength lambda of a photon, photon की बात कर रहा है, मार्क कर लो, and the de Broglie wavelength of an electron have of mass m have the same value। photon का भी mass m, उसका इलेक्ट्रॉन, ये photon का तो mass ही नहीं होता, दोनों का क्या है, लैम्डा इक्वल है, लैम्डा ऑफ फोटोन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या होगा, हमने पता है मोमेंटम सेम हो जाएगा दोनों का। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, सो दैट द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज 2 पाई mc by h टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा है कि सो दैट, मैं खुद भूल गया भाई, सो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी, अच्छा जी, क्या होती है, E इज इक्वल टू hc by लैम्डा इस कितना है, ये क्या है, 2 पाई mc by h, कितना, 2 पाई mc by h, अरे पाई नहीं लैम्डा यार, 2 लैम्डा mc by h टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ
इलेक्ट्रॉन। यही क्वेश्चन कह रहा है, यही हमें प्रूफ करना है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलो बनाओ फटाफट। कैसे प्रूफ करोगे, कैसे प्रूफ करोगे, बनाओ फटाफट। चलो बना लिया, हो गया काम खत्म। जिसका काम खत्म हो जाता है स्किप करके आगे बढ़ जाओ, है ना। जिसका नहीं होता वो रुके रहो, मेरे से बात करो। ठीक है, एच हम जानते हैं P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा होता है, हमें इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो क्या मैं लैम्डा बराबर एच बाई पी लिख सकता हूँ? हमें क्योंकि वेवलेंथ की बात कर रहा है, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, कितना होता है काइनेटिक एनर्जी? मैं अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, हटाओ, काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, कितना हो गया? हाफ एम बी स्क्वायर। बढ़िया, हाफ एम वी स्क्वायर। चलो मुझे चाहिए v, तो मैं यहाँ से v ले लेता हूँ, छोड़ो हटाओ, h डिवाइडेड बाई एम लैम्डा, है ना। मुझे तो v चाहिए, तो हाफ, आप बोलो सर एम भी लिख सकते हो, ले लेना बेटा, जो तुम्हारा मन करे वो रखना। h डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक। ये क्या क्या हो गया? पूरा काइनेटिक एनर्जी हो गया। हमसे पूछा क्या है, जो एनर्जी है ई है वो कितना है? काइनेटिक एनर्जी का इतना टाइम्स है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी का इतना टाइम्स है। तो चलो दोनों को डिवाइड कर लो। तो ई बाई के अगर मैं करता हूँ, ई बाई काइनेटिक एनर्जी अगर मैं करता हूँ, तो मुझे कुछ दिखेगा क्या? तो मैंने लिखा एच सी बाई लैम्डा, मेरी मर्जी, मैंने लिखा एच सी बाई लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी का उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। चलो बढ़िया है, सॉल्व करो। एच से एक एच उड़ेगा, ऊपर वाला एच गायब हो गया। चलो 2 एम स्क्वायर का एम स्क्वायर ही रहेगा क्या? एम स्क्वायर का मेरा एम स्क्वायर ही रहेगा क्या? बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, है ना। बिल्कुल मेरे पास ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या? ठीक ठीक ठीक। चलो अब एक चीज और देखो, जब मैं फोटोन की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, लैम्डा इज इक्वल टू एम बाई बी, तो वो क्या हमारे उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्या? क्या मेरा ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्या? किसके लिए? हाँ, एक चीज तो गलती है ना, एम वी रखा ना मैंने, तो एक एम यहाँ भी आएगा, तभी मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ है। एक एम ये वाला रह गया ना, ये पूरा का पूरा तो इसकी वैल्यू रखी थी हमने, तो ये एम को यहीं पे मार डालो, हटाओ। ठीक है, तो एम को जब मैंने वहीं पे मार डाला, तो यहाँ पे एक ही बचेगा। हो जाती है, मेरी माफी चाहिए मेरे को यार, हो जाता है कभी कभी, है ना। चलो तो 2 एम लैम्डा स्क्वायर, तो 2 एच सी, अब थोड़ा आराम से करूंगा भाई, हमारे से गलती हो गई, डिवाइडेड बाई एच तो मेरा उड़ गया, एक लैम्डा भी नीचे से उड़ गया, ठीक है, बच गया। एच तो मेरा उड़ गया, ऊपर वाला एच उड़ा है, नीचे वाला नहीं उड़ा है भाई। हटाओ इसको, ये हटा दो, ठीक है। 2 को भी हटाओ, हटाओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 मेरा ऐसे ही रहा, एम मेरा ऐसे ही रहा, एच मेरा उड़ गया है, सी मेरा बचा है, एक लैम्डा मेरा बचा है, डिवाइडेड बाई नीचे मेरा लैम्डा बढ़ गया है, नीचे मेरा एच बचा है, ठीक हो गया। तो मैं काइनेटिक एनर्जी ई बराबर, मैं बराबर लिख सकता हूँ 2 mc लैम्डा बाई एच इंटू काइनेटिक एनर्जी। यही हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। हम लिखेंगे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, तथा अस्तु बोलते हैं इसको, है ना। चलिए काम खत्म करो। सॉल्यूशन चाहिए तो लिखा होगा, सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन नहीं था क्या? सॉरी बेटा, आप करा दिया, अब चलो रखता हूं मैं उसे पीपीटी में, लेकिन कोई बात नहीं, पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, व्हाट इज द मीन बाय द आयनाइजेशन एनर्जी, राइट द वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम। आयनन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान लिखिए। क्या होता है आयनन ऊर्जा? आयनन ऊर्जा से मतलब जो इलेक्ट्रॉन को आजाद करने के लिए जितनी हमको न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर मैं इसका आंसर पढ़ूं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इतनी एनर्जी आपको, तभी वो नेगेटिव में लिखा होता है। नेगेटिव में क्यों लिखा होता है? क्योंकि आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी मतलब इतनी एनर्जी के साथ वो बाधित है, मतलब आपको किसी ने 20 न्यूटन के फोर्स से कस के पकड़ रखा है, तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो फोर्स लग रहा है, माइनस का लग रहा है। अगर मेरे को आजाद करना है, तो आपको मेरे को 20 न्यूटन का फोर्स देना पड़ेगा, एक लात मारनी पड़ेगी 20 न्यूटन की, तो आप क्या होंगे? आजाद हो जाएंगे। समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में 2 नंबर का डायरेक्ट इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर 23-24 में पूछा है क्या, व्हाट
the total energy of an electron in the first excited state of atom is about -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या बोले तो n is equals to 2 की बात कर रहा है. What is the kinetic energy of electron in this state? Kinetic energy K is equals to half mv square की बात कर रहा है. ठीक है, वो काइनेटिक. अब बोलोगे सर हम mv स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अभी तक क्वेश्चन किया था पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी. अच्छा पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी अभी नया फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन वही है ना, मैं बोल तो रहा था वहां से लगभग. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट? इस स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी, आप पोटेंशियल एनर्जी तो कर दोगे ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, इसका डबल कर दोगे, है ना. ठीक है, व्हाट which of the answer would change if the choice of zero potential energy is? ये अच्छा पार्ट है, ये मेरे को कराना है, ये अच्छा पार्ट है ना. ये तो सिंपल से फॉर्मूला है. ठीक है, हिंदी में पढ़ना है, पढ़ो 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 पढ़ो, जोर से पढ़ो, मेरे को आवाज नहीं आई, पढ़ो. पढ़ गया? चलो पॉज करके पढ़ा करो. चलिए, तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस ऑफ डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला याद करो, याद बिल्कुल रट लो. तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का दे रखा था ना. ठीक है, और इसका दुगना कर दो तो अपना पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा. क्या अगर उसने बोला जीरो पोटेंशियल का, अगर मैं उसको चेंज कर देता हूँ तो बेसिकली जीरो पोटेंशियल का मतलब होता क्या है बेटा? जीरो पोटेंशियल का मतलब होता है, हम जानते हैं इस चीज को मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, किसी भी चीज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिफाइंड नहीं होती है हमारे पास किसी भी पॉइंट. आप बोलोगे सर कैसे? क्लास में अच्छे से बताएगी ये चीजें. कैसे क्या? एक छोटा सा एग्जांपल है. पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh. अगर मैंने बोल दिया मेरे हाथ की पोटेंशियल एनर्जी mgh, अगर मैं इसको यहाँ पे रखा है और ये हाइट यहाँ पे, अब ये हाइट यहाँ पे चले गया तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज्यादा होगी. तो कंपैरिजन करना पड़ रहा है ना. इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं तब डिफाइन कर रहा हूँ अगर इससे नीचे तो आप बोलोगे इस हाथ से ज्यादा है, इससे ऊपर चले गए तो हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लेते हैं. एज क्या करते हैं, हम बोल देते हैं एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है, नहीं तो किसी भी पॉइंट की सामर्थ्य डिफाइंड नहीं होता. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज. अगर जीरो पोटेंशियल एनर्जी को हम हटा दें, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड कंसीक्वेंटली द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज. काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा अगर जीरो पोटेंशियल को अपने उसकी चीज को अपने हटा दे. बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन पूछता है ना. सिंपल, which of the answer above would change if the choice of zero potential is changed? अगर आपने जीरो पोटेंशियल को चेंज कर दिया. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं सीबीएसई 2023. चलिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं. ठीक है, ओके. ठीक है, तो चलिए यहां से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं. आपके 2 सेशन में बनेंगे आपके. ठीक है, ऐसे हो ही जाएगा आपका क्वेश्चन, हो ही जाएंगे बेटा, हो ही जाएंगे. खत्म कर देते हैं ना. चलिए खत्म कर देते हैं. क्या बोला, यहाँ पे से वो आ गया आपके 18 क्वेश्चन नंबर से आपके 17 से आपके वेरी शॉर्ट आ गए थे. तभी तो लंबा क्वेश्चन था. यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या आ गया है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आ गया. ठीक है, वीएस से आ गया, वीएस से गुणा शॉर्ट आंसर टाइप आ गया. 3 नंबर का आ गया. कैसा आ गया बेटा, एस से गुणा 3. चलिए, तो डिफरेंशिएट बिटवीन द इम्पैक्ट पैरामीटर एंड द डिस्टेंस टू द क्लोजर अप्रोच. इम्पैक्ट पैरामीटर और क्लोजेस्ट अप्रोच के बीच में डिफरेंस क्या होता है. इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यही हमें देखने को मिला था. आइडेंटिफाई सिचुएशन व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम एंड वेरी लार्ज. चलो बात करते हैं. एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम एट एन आर्बिट्रेरी डिस्टेंस. एक्सप्लेन, यही हमें बोहर जी ने बताया था. हिंदी में पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं. तो सबसे पहली बात करता है, इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस को हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर. इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं वेलोसिटी वेक्टर से न्यूक्लियस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टेड अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस टारगेट एटम एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. ये डिस्टेंस बोलता है डिस्टेंस, लेकिन इसकी कहानी अलग होती है क्लोजेस्ट अप्रोच की. ऐसा लगता है इम्पैक्ट पैरामीटर की उल्टी थोड़ा सा डेफिनेशन होती है. एक्चुअली में वो डिस्टेंस होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, फिजिक्स है. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच होता है जहां पे काइनेटिक एनर्जी बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर.
मिनिमम कब होता है, जब हम बात करते हैं मिनिमम कब होता है, जब वो थीटा पूरा का पूरा रिबाउंड हो जाता है। किसकी बात कर रहा है ये क्वेश्चन, इसकी बात कर रहा है। सिचुएशन है इंपैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम। इंपैक्ट पैरामीटर मिनिमम कब होता है, जब वो पूरा का पूरा फोर्स लग रहा होता है न्यूक्लियस का और पूरा का पूरा 90 डिग्री पे वापस हो जाता है, 180 डिग्री पे। वेरी लार्ज जब होता है, जबकि क्या होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे होता है, यानी कि जब वो वापस नहीं आता है, सीधे सीधे पार कर जाता है। ठीक है, चलिए, और बहुत कम होते हैं। फिर उसके बाद उसने एक बोहर पोस्टुलेट पूछा है, क्या है, तो सेकंड बोहर एबुलेट बोलता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे उससे सवाल पूछा था कि ये कहां से इनके पास एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रॉन के पास है जो हमेशा घूम रहे हैं, तो उसने बोला था जो इनका एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व किसके बराबर होता है, NH/2π के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात अगर मैं करता हूं CBSE 2024 की, एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोहर थ्योरी। ठीक है, एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ, कैसे बनी हमारी क्या स्पेक्ट्रल लाइन, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द एटम शोइंग द वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक, तो वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज बनाने को मैं कहूंगा बना दोगे, ये रहा डायग्राम, इसमें मेरे को कुछ समझाना है, नहीं समझाना है, दिखा देना है, क्या करना है आपका, क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, n इज इक्वल टू 2, पहले ग्राउंड स्टेट के बाद जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है उसका डिफरेंस आपको थोड़ा सा मेंटेन रखना है, ये देखो। फिर वो सारी की सारी उसके बाद जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ होती है वो उसमें वहां पे एनर्जी बहुत कम होते जाती है, तो वो थोड़ा क्लोज होते हैं। उसके बाद जो अनबाउंड आयनाइज्ड पोटेंशियल आयनाइज्ड एटम होते हैं वो थोड़ा सा बहुत ही क्लोज होते हैं, जो दिखते नहीं है, लेकिन ग्राउंड स्टेट और सेकंड के बीच में बहुत बड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे बनता है। और इसने बोला ये आई कहां से, तो आई यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल orbit, a proton is emitted having energy equal to the difference between two orbits. क्या करता है, when an electron make a transition from a higher energy level to a lower energy level, जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी में आता है, ठीक है, अब फोटोन इज एमिटेड, जिससे क्या होता है फोटोन निकलता है, उसकी एनर्जी किसका, जो उस पे टोटल जो एनर्जी होती है वो डिफरेंस बिटवीन कितनी होता है, इन टू ऑर्बिट्स के होता है, जो हम देख रहे हैं इज इक्वल टू 13.6 इनटू 1 डिवाइडेड बाय i माइनस nf। आपने देखा, एंड फाइनल माइनस nf करूंगा तो मैं माइनस लगाऊंगा, ये मुझे पता है। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, CBSE 2024 का है, आप पढ़ लीजिए इसको। क्योंकि बेटा हमारी जो फिजिक्स है यहाँ से, तो इसमें अब जब हम बात करते हैं जो हमारी जो फिजिक्स है इसमें क्या होता है बेटा, इनका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं है, केवल और केवल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जब केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें इन डेप्थ आपकी इन चीजों का एक्सप्लेनेशन बनता है। कहाँ से एनर्जी आती है, हम सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा इसको पढ़ते भी है, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। सेमीकंडक्टर जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम बताते भी है थोड़ा बहुत कि क्या बोलते हैं एनर्जी कहाँ से आई इलेक्ट्रॉन पे, ये चीजें, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है एटम के अंदर क्या होता है, जो बहुत अंदर होता है एटम उसका एनर्जी लेवल कुछ अलग होगा, जो बहुत बिल्कुल सरफेस पे होगा इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी लेवल अलग होगा। वास्तविकता में एनर्जी लेवल ऐसा नहीं होता, बहुत ही सघन होता है। ठीक है, तो CBSE 2024 की बात करेंगे। एक्सप्लेन द origin of Lyman and Balmer series 1 and 2 in the emission spectrum of hydrogen atom, बिल्कुल बताएंगे। How the maximum and the minimum wavelength of lines in series determined, और कैसे हम मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ निकालते हैं। लाइमन और बामर कहां से बना ये भी बताओ। हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में लाइमन और बामर श्रेणी की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। उसके बाद चलो, तो ये क्या आप ये तो कितना ही सिंपल है बेटा, कितना ही सिंपल, बताओ मेरे को एक चीज बताओ, ये कितना सिंपल है। आप कुछ आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी, केवल आपकी फिजिक्स में जितना है उतना ही बताओ। फर्स्ट वाला है लाइमन का बनता है जब क्या होता है n इज इक्वल टू 2 से जब n इज इक्वल टू 1 पे आता है, मतलब n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, कहीं से भी n इज इक्वल टू 1 पे जंप कर जाए तब आपका क्या होता है लाइमन होता है। और जब क्या होता है n इज इक्वल टू 2 में आता है कहीं से भी, मतलब 2 से 2 में नहीं, 3 या 3 से बड़ा पीछे कहीं से भी लेके 3 पे आता है तो आपका बामर सीरीज बनता है। और वेवलेंथ को कैसे दिखाते हैं, 1 बाई लैम्डा कैसे आया, E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा, C कांस्टेंट H कांस्टेंट, तो 1 बाई लैम्डा ही होगा। ठीक है, ओके, तो हम इसको 1 बाई लैम्डा या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लाइमन सीरीज क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर चल रहा है। ठीक है, उसने क्या बोला है, हाउ मैक्सिमम और मिनिमम कब निकालते हैं। देखो, the maximum wavelength for the Lyman series is determined when the electron jumps from n is equals to 2 to n is equals to 1। ठीक है, एंड मिनिमम वेवलेंथ डिटरमाइन जब होती है जब n is equals to infinite से n is equals to 1 में आता है। ठीक है, आना उसको 1 में ही है, लेकिन उसके पास ऑप्शन है, वो 3 से है, 4 से है, 5 से है, लेकिन I 1 से ही, 1 I 1 पे ही,
बस एक नहीं हो सकता, n इज इक्वल टू 1 से 1 पे नहीं हो सकता, n इज इक्वल टू 1 से ग्रेटर कहीं भी चले जाए, ठीक। तो जब वो क्या होगा 2 से 1 में आएगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ, जब अनंत से 1 पे आएगा तो मिनिमम वेवलेंथ। वैसे ही बामर सीरीज का जब n इज इक्वल टू 3 से 2 पे आएगा तो मिनिमम वेवलेंथ, और जब क्या करेगा वो इनफाइनाइट से 2 पे आएगा तो मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। ओके ओके, ये मैक्सिमम के केस है, ठीक है, मैक्सिमम। चलिए सिंपल सिंपल सोल्यूशन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, मेरे को ये अच्छा लगता है, यही जो है अभी तक टफ दिखा, उसके अलावा तो सारे हल हुए। इसने क्या बोला, स्टेट 3 पोस्टुलेट ऑफ बोहर थ्योरी। किसकी बात कर रहा है, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। 3 पोस्टुलेट बताने, अभी बात करते हैं फटाफट, ठीक है। अ हाइड्रोजन एटम डी एक्साइटेड फ्रॉम अ लेवल ऑफ n लेवल टू n लेवल, ठीक है। डी एक्साइट हुआ है यानी वापस गिरा है धड़ाम से, ठीक है। सो दैट अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड V is equals to directly proportional to alpha by alpha be constant NQ, where the large value of n where alpha is a constant. This result exactly agrees with that obtained from classical physics, one of the success of Bohr theories. क्या आपको बताना चाह रहा है मैं बताता हूँ। नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो समझ में, हिंदी में पढ़ना है तो पढ़िए। पहले 3 देखो, फिर 3 से मैं बताऊंगा पूछना क्या चाह रहा है। पहला क्या था, तो बोहर जो फर्स्ट पोस्टुलेट किया था उसने ये बोला था, ठीक है, जो each atom had a certain definite stabilities which each can exist and each possible state had definite total energy. उसने कहा था कि each इलेक्ट्रॉन क्या होता है, each atom के पास एक definite वो होता है, क्या ऑर्बिट होता है, स्टेबल ऑर्बिट होता है, जहां ये क्या कर सकता है, स्टेट इन विच इट कैन एग्जिस्ट, जिसमें ये रह सकता है, ठीक है। तो बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट that an electron in an atom could revolve in a certain stable orbit without emission of radiant energy. उससे सवाल यही पूछा गया था उसने कि जब पहले जो सवाल आया था उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ प्रोटॉन के या न्यूक्लियस के घूमता रहता है, तो सवाल ये पैदा हुआ था इसके पास एनर्जी कहां से आई। तो बोहर साहब ने बोला था कि वो एक फिक्स जो होते हैं, फिक्स जो स्टेबल ऑर्बिट होता है वहां घूम सकते हैं बिना किसी एनर्जी को उत्सर्जित किए हुए, ठीक है। दूसरा उनने बोला था, जब ये सवाल पैदा हुआ था कि वो कैसे घूम सकते हैं, वो एनर्जी लॉस्ट क्यों नहीं कर सकते, तो उनने बोला जो उन इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। और किसके बराबर, कंजर्व का मतलब क्या होता है, वो खोते नहीं है अपनी एनर्जी को। तो ये हो जाता है L इज इक्वल टू NH/2π के बराबर होता है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है कंजर्व होता है और NH/2π के बराबर होता है। और तीसरा उनने बोला था, बहुत थर्ड postulate incorporated into atomic theory the early quantum concept that had been developed by Planck and Einstein. It states that electron might be make a transition from one specified non-radiating orbit to another lower energy. क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है किसी स्पेसिफाइड नॉन ऑर्बिटिंग, अगर वो अपनी जगह पे है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा मतलब एनर्जी लूज नहीं करेगा, उससे वो दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। When it is done, so a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final. अगर वो ऐसा करता है, एक लोअर स्टेट में जाता है, तो क्या होता है, फोटोन एमिट करता है, जिसकी एनर्जी एमिट करता है जो फोटोन के बराबर होता है। और उसको हम कैसे देते हैं, h mu इज इक्वल टू जो एनर्जी होती है उसको h इनिशियल माइनस h फाइनल से हम देते हैं, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/n² के, ठीक है। तो इससे अगर तुम लिखना चाहो, हम जानते हैं En माइनस En कितना हो जाएगा, डायरेक्टली k इंटू 1/n-1² से 1/, इनिशियली n-1 पे था से n पे आया, तो इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है, ठीक। अब अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी है, अगर 300, 400, 200, इतनी बड़ी तो होती भी नहीं है वैसे, अगर 100 है मान के चलो, ठीक है, तो यानी 2 गुणा 100 करोगे तो 200 माइनस 1 कितना हो जाएगा, लगभग 2n के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 200 माइनस 1 199, तो लगभग आप गुणा उड़ा करोगे तो इसको इतना नहीं होता, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूं। वैसा ही क्या होगा, जो आप एलसीएम लोगे, इसमें से n² अगर आप कॉमन लिया तो ये पूरा का पूरा भी, या ये पूरी की पूरी वैल्यू भी n की पावर 4 पे ही डिपेंड करेगी। तो यहां से जो एनर्जी होती है हम उसको क्या लिख सकते हैं, पूरा ऊपर का जो वैल्यू आ गई वो केवल 2n पे, नीचे का n की पावर 4 पे, तो आप लिख सकते हो 2k/n³। तो इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं एनर्जी, यानी ये v जो है, यानी जो हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, h इंटू म्यू,
एच तो कांस्टेंट है, तो म्यू इज लगभग लगभग बराबर होती है 2 के, हमारे पास एक कांस्टेंट हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड एन क्यूब, यानी जो फ्रीक्वेंसी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है किसके, ऑर्बिट के क्यूब के, ऑर्बिट के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, बेसिक सा कैलकुलेशन है, आराम से बैठ के करना। तो यही पूछा था उसने, जिसने बोला था। अब देखो क्वेश्चन, अब आपको समझ में आएगा। यह परिमाण क्लासिकी भौतिकी से प्राप्त परिमाण से ठीक ठीक मेल खाता है, ठीक है, यही हमें दिखाना था, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अब तो इजी इजी है, मेरे को लगता है एक ही क्वेश्चन जो था थोड़ा सा टफ था। द ग्राउंड, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको थ्योरी बनानी थी, अच्छे लेवल का था। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं द फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n=3 to n=1 state is incident on a photosensitive material of one known work function। आए किसी पे गिरा, द फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या कर दिया, डुअल नेचर ऑफ मेटल को और इसको कंबाइन कर दिया। क्या बोल रहा है, ग्राउंड स्टेट पे इतनी होती है हमें पता है, जो फोटोन एमिट हुआ ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन n=3 से n=1 पे आया, तो हमको पता है कुछ एनर्जी होगी। अब इस एनर्जी को आपने क्या कर दिया, मेटल के सरफेस पे गिरा दिया। अब यहां से जब निकलता है तो हमारा डुअल नेचर वाला हमारा पता है क्या होता है, या हम लिखते हैं डुअल नेचर वाली इक्वेशन आप लगाते हैं कौन सी, एच म्यू वाली, या आप डायरेक्ट हाँ, फोटोन की जो एनर्जी होती है दो भागों में बढ़ जाती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है, अननोन वर्क फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, ओके। और द फोटोन इलेक्ट्रॉन मटेरियल विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसकी, आगे इसकी बात करते हैं। बिल्कुल आप तो समझ गए ना क्वेश्चन को क्या है। एनर्जी निकाली 12.1, वही 1 - 2 स्क्वायर से, ठीक है। ये निकल गया आपका एच म्यू, कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एनर्जी के मैक्स, ठीक है, के मैक्स अपना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल गया, ठीक है। और एच म्यू कितना है अपने पास, एच म्यू कितना होता है आपको पता है, 12.1 क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है ना, ये देखो 12.1 नहीं, गिवन नहीं, हमने कैलकुलेट किया था, सॉरी, 12.1 एनर्जी हमने कैलकुलेट की फोटोन की, ओके, माइनस अपने के मैक्स किया जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, तो वर्क फंक्शन अपना मटेरियल का निकल गया। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं थी, बस यही था कि जो इलेक्ट्रॉन n=3 से n=1 में जाने में जो एनर्जी आई उसको आपने उठा के किसी मेटल पे मार दिया, उसका वर्क फंक्शन बताना है, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, ठीक है। कोई दिक्कत थी परेशानी में नहीं। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का देखो, मेंशन द 3 लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। क्या बोला था उसने, क्या थी उनकी सीमाएं, इट ओनली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइक He+ और लिथियम प्लस के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ही वो बता पाए थे। इट कंसिस्ट एन इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल बट इलेक्ट्रॉन ऑल्सो अवर वेव नेचर। ये मतलब ऊपर वाले को तो चलो जो भी है, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने उतना ही सोचा, उसको लिमिटेशन बोल देंगे, ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हाँ ठीक है, जब पता ही हाइड्रोजन एटम के लिए वो प्रूफ कर पाए तो उन्होंने कहा नहीं औरों के लिए भी करो। भाई वो एक ही आदमी था, उसने एक ही के लिए किया। इट कंसिडर्ड एन इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, बट हाँ ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल दिया था पार्टिकल कंसिडर किया, लेकिन हम जानते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन भी पढ़ा हमने, फिर इस चैप्टर को भी पढ़ा, जो हमने पता चला कि अब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर भी प्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की क्या था, अगेंस्ट था। वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलती है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लिख के आ सकते हो, लिख लो, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उनने एक चीज बोलना चाहिए थी कि वो ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात करते थे, है नहीं, जिसको आपको सर्च करना है कर लो, एक ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात करें, केमिस्ट्री में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। यूजिंग द बोहर हाइपोथेसिस ड्राइव द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। किसका इस्तेमाल करना है, बोहर की परिकल्पना का उपयोग करके हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य उत्पन्न करें। क्या करना है, लैम्डा निकालना है। कैसे निकालोगे, चलो, कौन सी थी हाइपोथेसिस, हमको पता है MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2πk। ठीक, निकालना क्या है हमें, लैम्डा निकालना है, ठीक है। MVR में MV क्या हो जाता है हमारे पास, P मोमेंटम इंटू R इज इक्वल टू NH/2π। यहां तक अपनी कहानी बहुत शानदार चली। P इज इक्वल टू अपने रख लिया, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको लैम्डा निकालना है। लैम्डा अपने पास क्या होता है, लैम्डा बनानी है कहानी, तो NH=P इंटू इस 2π को इधर ले गए, 2πr, NH=2πr, NH=2πr, या आप इसको ऐसा लिख लो, या H/P,
h/p, क्योंकि हम जानते हैं p इज इक्वल टू कितना होता है h/लैम्डा, मोमेंटम की बात करते हैं ना, तो h/p क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। तो h/p, इस h/p से हमने लैम्डा बनाया इज इक्वल टू 2πr/n, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2πr/n। बहुत इजी है, अगर आपको ये पता है तो। देखो कहाँ टफ, एक जगह टफ नहीं लगा, एक क्वेश्चन को छोड़ के थोड़ा सा टफ लगा, जहां पे आपको खुद से बनाना था, जहां पे हम फ्रीक्वेंसी v की बात कर रहे थे, हम जब म्यू की बात कर रहे थे, v बोलो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लगभग हम उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं a अल्फा बाई एन क्यूब की, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इसमें टफ नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू 2πr/n, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट बात करते हैं सीबीएसई 2023 और 2024 और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 25 में इसलिए नहीं डाला कि रिपीटेड हो जाता है, 2026 में आने की बड़ी संभावना है इसकी, ठीक है। क्योंकि अगर उसको एग्जाम अच्छा बनाना है ना किसी भी एग्जामिनर को, तो ये वाला क्वेश्चन डालना पड़ता है। आप बोलोगे सर इजी, नहीं इजी नहीं, क्योंकि अगर इसमें इजी थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन डालता है तो क्या हो जाता है, पूरा थ्योरेटिकल भी हो जाता है और अदर जो मेन चैप्टर है वहां से वो टफ क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन डालना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं बना सकता एग्जामिनर भी, ठीक है। तो क्या बोला, ड्रॉ द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट। कौन सा, ये बच्चों को कुछ यही नहीं पता, यही होता है रदरफोर्ड। ये क्या थे, यही रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है। ये कौन थे भाई, गाइगर मायर, ये रदरफोर्ड के क्या थे बेटा, स्टूडेंट थे। क्या थे, रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, ठीक है। ये क्या थे बेटा, रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। रदरफोर्ड ने बताया था, लैब उसकी थी, पैसा वो था, गाइगर मार्सन ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। कोई रदरफोर्ड बोल देता है, कोई कुछ होते हैं बोलते हैं नहीं हम तो वही बोलेंगे, उनने किया था तो वही, ठीक है। तो क्या बोला, ड्रॉ द सिस्टमैटिक डायग्राम अरेंजमेंट ऑफ अ गाइगर मार्सन, सिस्टमैटिक बोला, याद रखना सिस्टमैटिक बोला है। ब्रीफली एक्सप्लेन द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन से हमें कंक्लूजन मिले, बहुत इजी कहानी जैसी अभी बताऊंगा, ठीक है। अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिफाइन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच इन दिस केस ऑफ क्लोजर अप्रोच को ये बताओ किसकी, उपगमन की समीपस्थ दूरी को, ठीक है। सिस्टमैटिक वो क्या बात करते हैं, उनने क्या किया, अल्फा कण एक्स, इसको 3 नाम से जानते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट। कब किया था, रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था 1911 में, परफॉर्म किया था गाइगर मार्सन ने। पॉपुलरली नोन, जिसको जो मन करे वो बोलो यार, हमें सब पता है, जैसा बोलेगा हम लिख देंगे, ठीक है। उनने क्या किया था, लेड ब्रिक्स का इस्तेमाल करके, किस लिए, जो अल्फा पार्टिकल है उनको एक जगह पे सोर्स करने के लिए, से क्या किया था, थिन गोल्ड फॉइल पे मारा था, थिन गोल्ड फॉइल पे मारा था। और यहाँ पे उनने क्या लगाया था, एक डिटेक्टर माइक्रोस्कोप लगाया था। किसने लगाया था, जब इस पे पार्टिकल गिर रहे थे तो वो चमक रहा था। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, उनने देखा कि कितने 8000 में से एक केवल और केवल 90 डिग्री पे वापस आ रहा है, सारे के सारे पार कर जा रहे हैं। बस इतना ही। तो गोल्ड फॉइल के सारे पार्टिकल लगभग लगा हुए, स्टार्टिंग में लिखेंगे सारे पार्टिकल पार कर गए, लेकिन केवल और केवल जो है कुछ एक पार्टिकल क्या हो रहे हैं, जो 8000 में से एक पूरा 180 डिग्री पे रिबाउंड किए, और कुछ होते हैं जो थोड़ा सा कम रिबाउंड करते हैं, लेकिन रिबाउंड करने पार्टिकल बहुत कम थे। तो इससे उनने कंक्लूजन क्या निकाला, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड लीफ, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या करते हैं, सीधे पार निकल गए, विदाउट बीइंग डिफ्लेक्टेड, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। सो रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज हॉलो इनसाइड, इस हिसाब से उन्होंने बोला कि एटम क्या है, पूरा अंदर से खाली है। Alpha particle is positively charged, hence some alpha particle get deflected making a small angle, hence they can be deflected by some positively charged object. फिर जब उन्हें डिटेक्टर से देखा तो उन्हें देखा कि कुछ क्या होते हैं, हल्के कोण से, बहुत कम थीटा से, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुए, कुछ बहुत कम थीटा से रिफ्लेक्ट हुए। तो उन्होंने बोला अल्फा पार्टिकल हमारे पॉजिटिव जो हमने धक्का मारा वो बाहर निकलने वापस आ रहे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अंदर पॉजिटिव रखा है, तभी वो रिपेल हो रहे हैं। क्यों, पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज ही रिपेल कर सकता है। अच्छा हुआ तब पॉजिटिव चार्ज पता था, अगर ये नहीं पता होता तो बोलते पता नहीं क्या है अंदर, वो बोलते अंदर कोई दीवार है ना। चलिए, और सम अल्फा पार्टिकल स्कैटर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड रिटर्न, दिस मेक्स द क्लियर दैट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम of the gold leaf due to some collision. The fast moving alpha particle return their own path. From this, Rutherford concluded that all particle positive charge of the atom concentrated in very tiny place. It is called nucleus, and the radius of the nucleus is nearly about 10 से 15 मीटर, नहीं 10 की 10 to the power minus 15 मीटर, लगभग इतना माना था। उनने अब लास्ट में जो कंक्लूजन निकाला कि
वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में किसी सेंटर में पड़ा हुआ है, और जो बहुत छोटा और सारा का सारा मास वहीं पड़ा और पूरा का पूरा खाली पड़ा है। और जो रेडियस है जहां हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है जो वापस भेज रहा है अल्फा पार्टिकल को, उसकी लगभग लगभग 10⁻⁻15 मीटर की रेडियस है, बहुत कम जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, ओके। कॉलिजन तो हो ही नहीं रहा, कॉलिजन टकराए, न्यूक्लियस से कोई टकराया नहीं, क्योंकि टकराने से पहले वो वापस आ गए। ये ग्राफ बना देना बेटा कैसे भी करके। क्या उनने बनाया? अ टिपिकल ग्राफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कर्टेड एट अ डिफरेंट एंगल्स। टोटल नंबर उसने बताया, ठीक है। कैसे दिखाया? ये उसने डिग्री एंगल बताया, 0 से 20, 30, 40, 50, 180 डिग्री तक। और यहाँ 10, यहाँ 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ बढ़ते गया ऐसे, ठीक है। 10⁻7 तक ले गए, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, 10⁻7 तक ले गए। ओके ओके, 10⁻7 तक ले गए, चलेगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो देखा कि 0 डिग्री पे, क्या बात कर रहा हूं मैं, 0 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होने वाला कोई नहीं था, है ना। फिर आपने जैसे जैसे बढ़ाते गए, जैसे जैसे बढ़ाते गए, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ? 0 डिग्री पे बात करूं तो बहुत कम, लेकिन 180 पे बात करूं तो बहुत कम हो गए थे। हाँ, 0 की बात करें तो 0 पे भी कोई नहीं था, थोड़ा बहुत एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ। ये मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल कितने, 10⁻7 पार्टिकल सीधे सीधे निकल जा रहे, 10⁻7 पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए। और 20 डिग्री पे क्या है, बहुत कम, जो थोड़ा बहुत भी पास जा रहे हैं। जो 20 डिग्री बहुत ही कम होता है यार, 20 डिग्री इतना, यानी हल्का सा रिफ्लेक्शन अब दिखेगा भी नहीं, वो भी बहुत कम थे। ऐसे करते करते अगर मैं 180 की बात करूं, 180 डिग्री पे जो रिफ्लेक्ट हुए वो क्या थे, बहुत कम, यानी 10 के आसपास, यानी 8000 में से। केमिस्ट्री आपकी कुछ और बोलती है, 20,000 में से कुछ बोलती है 3-4, ऐसा बोलती है ना केमिस्ट्री, कि 20,000 में से 3-4 आपके रिफ्लेक्ट हुए। तो कंफ्यूज नहीं होना, 8,000 में से एक, तो 8 दूनी 16 और 2.5-3 आसपास वहां भी हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा आपको बोलता है ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर बता दूं, अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रम में क्या किया था उन्होंने, अल्फा पार्टिकल को क्या किया था, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया था, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। लेड ब्रिक से क्या किया था, उसको कॉन्सेंट्रेट किया था, जिससे वो सीधा चल सके, और थिन गोल्ड फूल पे मारा था। गोल्ड फॉइल से उन्होंने देखा बाहर, एक क्या किया, एक डिटेक्टर माइक्रोस्कोप लगाया, या उसको हम बोलते हैं जिंक जेडएनएस की स्क्रीन लगाई थी, जिसपे अल्फा पार्टिकल टकराते थे तो चमक उत्पन्न होती थी। ये पूरी कहानी नहीं लिखनी, मैं आपको समझाने के लिए, याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। तो उससे पता चला, कितने बच्चे पूछते हैं कि जो पार्टिकल सीधे पार निकल रहे वो चमक रहे, जो पार्टिकल सीधे पार निकल रहे वो चमक रहे, इससे पता चला था। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जो सीधे सीधे जो 180 डिग्री पे रिबाउंड कर जा रहे हैं वो बहुत कम पार्टिकल है। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पार निकले गए, तो जो एटम है, जो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली है, पूरा का पूरा आप बहुत सारा पार्ट खाली है, ठीक है। और कुछ 180 डिग्री से रहता ना है, तुमने बोला एक बहुत छोटा जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बैठा है, बहुत सेंटर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज बैठा है, जो भरा हुआ है, और मोस्ट ऑफ द एटम खाली है। और एटम तो बहुत सारे होंगे ना गोल्ड लीफ में, तभी तो 20 डिग्री 23 डिग्री भी दिख रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि एक गोल्ड लीफ है, यहाँ पे ही पॉजिटिव चार्ज है, पूरा खाली था, नहीं, एटम बहुत सारे। एटम में इससे एक चीज ये भी पता चलती है कि एटम का क्या होता है, जो पूरा का पूरा वॉल्यूम होता है, बहुत छोटी सी जगह केवल और केवल न्यूक्लियस पे ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और एटम का बाहरी हिस्सा पूरा खाली होता है। तो तभी तो 20 डिग्री का भी दिखा, एक एटम गोल्ड फॉइल ये रहा पूरा का पूरा, एक एटम यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहां से जो निकला वो थोड़ा सा फ्लो कर गया, जो बिल्कुल ही सेंटर पे जा रहा है वो 180 डिग्री पे आ रहा है, क्योंकि जो गोल्ड लीफ है उसमें बहुत सारे एटम होंगे ना, ऐसा तो नहीं है एक ही एटम है, एक ही सेंटर है, नहीं। तो उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव पे बैठा हुआ है, और पूरा का पूरा एटम का भाग क्या है, खाली है, केवल और केवल सेंटर पे। और 180 डिग्री में से एक ग्राफ दिया उन्होंने, और उसने बताया कि स्कैटरिंग, जो स्कैटरिंग होती है वो कैसी होती है। तो ये सीबीएसई 2023-24 का क्वेश्चन है, कृपया करके पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपको मिलते हैं हम, बाय बाय। चलिए।